कंटिन्यू करने वाले हैं द चैप्टर पीरियोडिक टेबल, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, राइट। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए हो? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो रिवाइज करके आए हो? ये क्लास की कंडीशन है, अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो आपको उसके लिए लास्ट क्लास का रिवाइज करके आना पड़ेगा। लास्ट क्लास में जो हमने केबीसी खेला था वो नेक्स्ट क्लास में फिर से होगा। हर 2 डेज में एक दिन में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, बट कंडीशन यही है बेटा, आपको रिवीजन करके आना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? पढ़कर आए हो एकदम? ठीक है, अगर पढ़कर आए हो तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक अनाउंसमेंट बेटा, आप लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, राइट? और उस प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है, और उन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए हम यहाँ से उनके नेम अनाउंस करेंगे। आप सभी को उनके लिए क्लैपिंग्स करनी है। आवाज नहीं आएगी तो क्या हुआ बेटा, आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में क्लैपिंग्स कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, राइट? तो हर बार आपका टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं आगे जाकर भी आपको क्लियर करने वाली थी, और नीट के बच्चे हो तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से क्या होता है? टेस्ट से क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है। चाहे हम कुछ भी ना पढ़े, लेकिन हम एक रात पहले कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, कुछ तो रिवाइज कर लेते हैं, और वो हमें याद रहता है, ठीक है बच्चों? तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उन्होंने कितने ड्यूरेशन में और कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, गेन किए हैं, वो मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ। मे बी किसी के नाम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो दिल पे मत लेना बेटा, हो सकता है मेरे पास गलत आया हो। तो नंबर 1 है नजमुन, यस, इन्होंने 720 मार्क्स गेन किए हैं, और इनके बायोलॉजी में 360, सारे मार्क्स नहीं दिख रहे, और इन्होंने अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट किया है 2 hours 29 minutes and 16 seconds में। क्लैपिंग्स फॉर हिम बेटा, क्लैपिंग्स फॉर हिम, ही इज द ओनली वन जिसने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा एसके, नाम पूरा नहीं है उनका, उनके 716 मार्क्स हैं, 2 hours 41 minutes 33 seconds में उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। नेक्स्ट है मसूदूर 715 मार्क्स, बकुल 715 मार्क्स, यचिका सैनी 715 मार्क्स, निकिता 711 मार्क्स। इन्होंने भी पेपर अपना 1.5 hour में कंप्लीट किया है, 1 hour 24 minutes 1 hour 32 seconds, 1 hour 7 minutes 1 hour 49 minutes। जो इतनी जल्दी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है बेटा, पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब जब पेपर इजी आता है, ये अच्छी बात है कि आपने एक्यूरेट मार्क्स लाए हो, लेकिन जब जब पेपर इजी आता है तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट है दीपक मोहन, उनके 700 मार्क्स हैं। नेक्स्ट अब्दुल्ला 700 मार्क्स, आंचल 699 मार्क्स, जीत 695, अजय कलिंदर 693 मार्क्स एंड नितेश 692 मार्क्स। इन लोगों ने टॉप 10 में ये लोग आए हैं। कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, चलो आज का क्लास ही स्टार्ट मोटिवेशन से हो रहा है। मान लो उन्होंने चीटिंग किया, क्या उससे तुम्हारे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ जाएगा? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी क्या सच है क्या? कोई बन सकता है क्या ऐसे डॉक्टर? चलो ये बता दो, जो बच्चे बोल रहे हैं चीटिंग चीटिंग चीटिंग, उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये पॉसिबल है? अगर वो चीटिंग कर रहे हैं तो क्या वो ये चीटिंग अपने साथ कर रहे हैं या तुम लोगों के साथ कर रहे हैं, ये बताओ। अगर वो लोग चीटिंग कर रहे हैं तो एमबीबीएस कॉलेज में जब वो पहुंचेंगे या नीट के एग्जाम हॉल में जब वो पहुंचेंगे तो ये चीटिंग वर्क करेगी? नहीं करेगी ना। तो आप इस चीज के बारे में क्यों सोचते हो कौन क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं सोचते मैं क्या कर रहा हूं? अपने ऊपर फोकस करो बेटा। अगर उन्होंने चीटिंग से किया है, तुमको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर चीटिंग से किया है, तो तुम मेहनत करके लाके दिखा दो, बात खत्म, ठीक है? तो ऐसे जज नहीं करते बेटा इतना जल्दी। अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वो किसी और के साथ नहीं कर रहा है, अपने साथ कर रहा है, ठीक है? तो इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने चीटिंग नहीं की है। जितनी देर ये सोच रहे हो उन्होंने क्या किया है, उतनी देर कुछ कर लो,
ठीक है, लास्ट क्लास रिवाइज हो जाती इतनी देर में जितनी देर यहाँ पे चीटिंग का स्पैमिंग करने लग गए। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को बहुत 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 सारी कॉन्ग्रेचुलेशन जो इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, और उन्हें आगे भी ये मेंटेन रखना है बेटा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज होने से, टॉपिक चेंज होने से या चैप्टर चेंज होने से आपके मार्क्स फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए। इस टेस्ट में ये तो जिनके हाईएस्ट है उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, जिनके कम मार्क्स आए हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि इस टेस्ट से सीखना, जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां रिपीट मत होने देना। गलतियां होती है भाई, सबसे होती है, उन गलतियों को सुधार लेना। अगर उन गलतियों को अभी नहीं सुधारा तो आगे फिर जाकर वही गलती आप करोगे। तो जब आप पेपर दे रहे होते हो, चाहे ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, जैसे भी पेपर आप दे रहे होते हो, एक चीज का ध्यान रखना, उसे अपना नीट का पेपर समझना। चाहे उसमें एक चैप्टर आ रहा हो, चाहे उसमें 2 चैप्टर आ रहा हो, बट वो सीरियसनेस आपको हर पेपर में लानी पड़ेगी। जब आप नीट के पेपर तक पहुंचोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो चुका होगा, तो पेपर से एक दिन पहले जो लोगों के साथ होता है ना, नर्वस हो रहा है, ये हो रहा वो रहा, फिर वो नहीं होगा। हर पेपर को अपना नीट का पेपर समझो और हर बार इंप्रूव का पॉसिबिलिटीज रखो। अगर अभी 200 नंबर आ रहे हैं ना, तो कोशिश करना 200 से कम नहीं आने चाहिए। 210 आ जाए भले अगले पेपर में, 200 से कम नहीं आने चाहिए। इंप्रूवमेंट है तो सब कुछ है। अगर आपने अपने आप को मान लिया मुझे सब आता है, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जिसे सब कुछ आता है। बस क्या रखना है कि हर बार थोड़ा 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 इंक्रीज करना है। 200 है तो 250 आएंगे, 300 आएंगे, 350 आएंगे, 400 आएंगे। वहीं पे अगर आपने टेस्ट देना बंद कर दिया, टेस्ट देना बंद कर दिया, तो आप भाग रहे हो। भागने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा, भागने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि हम इस फील्ड में आ चुके हैं, हमें नीट का एग्जाम देना है, राइट। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक है, हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्विकली रिवीजन कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन की स्लाइड आज मैं लगा नहीं पाई आगे, तो इधर रख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते जाएंगे बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, याद है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। क्या होता है बेटा? n-1 डी, 1 से लेकर 10 तक, ns 0 से लेकर 2 तक। 3 सीरीज पढ़ी थी, 3D, 4D, 5D। तीनों सीरीज में हमने सिर्फ 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद ट्रिक याद किया था, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक होता है और वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, उन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। रेस्ट और क्या डिस्कस हमने किया था बेटा, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ये हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जब हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? 2 सीरीज होती है, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। जो लैंथेनॉइड सीरीज होती है वो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक होती है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है वो एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक होती है। उसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें याद करने का ट्रिक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ध्यान क्या रखना था कि लैंथेनॉइड में क्या नहीं होता, F5, F8 नहीं होता, और एक्टिनॉइड में क्या नहीं होता, F1, F5, F8, और हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, राइट बेटा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में क्या स्टार्ट किया था बेटा? मैम आज चेंज है, एफ ब्लॉक इंग्लिश ट्रिक्स लिख दो। हाँ, मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आए इस चीज के रिगार्डिंग कि मैम आपने जो याद करने के लिए हमें ट्रिक बताई है उसे इंग्लिश में भी लिख दो। तो काफी बच्चे मैंने देखा चैट बॉक्स में लड़ रहे थे कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। मुझे भी पहले यही लग रहा था कि यार इंडिया में रहते और हिंदी नहीं आती, लेकिन कुछ बच्चे बंगाल के हैं, कुछ बच्चे जो अदर स्टेट्स के हैं, उनको नहीं आता, तो मैं इंग्लिश में वो ट्रिक लिख दूंगी, राइट। और उसे मैं कल के नोट्स में, क्योंकि आज तो बेटा मैंने लिखा नहीं है वो इंग्लिश में, और अभी लिखूंगी तो टाइम किल होगा, तो मैं उसको इंग्लिश उसको मैं करके कन्वर्ट नोट्स में ऐड करके सारी ट्रिक्स दे दूंगी, ठीक है, राइट।
उसके बाद हमने कल क्या स्टार्ट किया था बेटा, हमने प्रिडिक्ट करना सीखा था ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी एलिमेंट का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो हमने क्या देखा था बेटा, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, किसका, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, ये हमें क्या बता देता है बेटा, ये हमें बता देता है पीरियड नंबर के बारे में। और जो लास्ट रिटर्न ऑर्बिटल है, यानी कि जिसमें हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा है, वो हमें किसके बारे में बता देता है, ब्लॉक के बारे में बता देता है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर हमें ब्लॉक पता चल गया है और हमें ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है, अगर हमें ब्लॉक पता चल गया है और अगर हमें ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके लिए हम ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे बेटा, उसके लिए हम ग्रुप नंबर देखते थे कि उसके एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। कैसे देखते थे बेटा, नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन, उसके एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर देखने का क्या ट्रिक था बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन। 12 पे हमें क्या प्लस कर देना है, उसके एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वेरी गुड बेटा। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम क्या देखते थे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखते थे उसके n-1 डी और NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यही चेक करते थे। और अगर F ब्लॉक एलिमेंट है तो ये फिक्स है कि उसका ग्रुप नंबर 3 होगा। ये लास्ट क्लास का कंक्लूजन है, ठीक है। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड अगेन रिपीट कर रही हूं, जिनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है बेटा गैडोलिनियम, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमें आज पढ़ना है, मैं उसका ब्रीफ पूरा आपको बताने जा रही हूं, तो एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से समझना, उसके बाद हम आपको 1 बाय 1 सारी चीजें लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई, राइट, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, कल की पीपीटी में जिसने क्लास अटेंड किया है, कल की पीपीटी में एक मिस्टेक ये हो गई थी कि हमारे नोट्स डिलीट हो गए थे। अगर कल की लाइव में आप लोग थे तो आपको ये बात पता होगी, हुआ था, आप लोगों के सामने हुआ था। और जब वो नोट्स डिलीट हो गए तो हमारे जो ऑफिस में वर्कर्स हैं, उन्होंने एक तो आप लोगों के लिए मेरी जो क्लास की पूरी वीडियो थी ना 2 घंटे की, वो पूरी 2 घंटे की वीडियो देखकर उन्होंने वो स्क्रीनशॉट से आपको नोट्स बना के सेंड किए, इसीलिए नोट्स लेट आए आपके पास, ठीक है, पहला पॉइंट ये। और नोट्स लेट आए तो बच्चों आपने तो क्लास अटेंड की थी ना, आपको तो पता था ना पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो अगर छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए इतना परेशान मत हुआ करो। बस इतना सा था, जब एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का स्लाइड आया था तो मैंने उसमें पहले तो एलिमेंट्स के सिर्फ नाम लिखे थे, फिर समझाते समझाते मैं वापस उस स्लाइड पे आई थी, फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको याद करवाया था ताकि मेरे लिखने से आपको भी कॉन्फिडेंस आए। याद आया बेटा? तो इस वजह से वो नोट्स थोड़े से मिसअरेंज हो गए थे, बट अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको तो समझ में आना चाहिए। यस एग्जैक्टली, आज भी लाइव है। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने लाइव क्लास, क्योंकि मेरे बाकी सभी बैचेस लाइव है तो मुझे लाइव में ही मजा आता है, ठीक है। तो अगर आप रिस्पॉन्स करोगे, केबीसी के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे अच्छे से करोगे, फिर हम लाइव ही रखेंगे, और नहीं करोगे तो फिर कंटेंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। बात करते हैं आज एटॉमिक रेडियस की। बेटा समझना ध्यान से, अब पेन टेबल पे लिख दो, और ये जो चैट में लिख रहे हो अभी मत लिखो बेटा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आप लोग आंसर करना, ठीक है। पूरा कंसेप्ट मैं यही समझाने वाली हूं, जो भी टर्म्स हम यूज करने वाले हैं, जो भी इसमें टर्मोलॉजी यूज होगी उसको मैं एक्सप्लेन यहां पे कर रही हूं, फिर 1 बाय 1 हम सारी स्लाइड्स को कवर करेंगे। बेटा एटम की रेडियस क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं, तो हम इमेजिन करके क्या चलते हैं, हमने बोर एटॉमिक मॉडल में एटम के बारे में पढ़ा है, तो एटम को हम कैसा मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, कि भाई ये तो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इधर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं, पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर ये जो शेल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर
न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस। वो क्या होती है, हमारे पास एटॉमिक रेडियस होती है। बट क्या हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? एटम की कोई शार्प बाउंड्री होती है क्या? क्या हम एटम को आइसोलेट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एटम का आउटर मोस्ट शेल ये ही होगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी एटम के पास, आपने पढ़ा है ये चीज बेटा, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होती है, शेल्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी में भी जा सकता है। तो व्हाट इज एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस? Atomic radius is all about the distance, the internuclear distance from the nucleus to the outermost electron felt by the nucleus. यानी कि इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। फिर हम एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं? हमारा जो एटम का रेडियस है वो काफी चीजों से अफेक्ट होता है। काफी चीजों से अफेक्ट होता है। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियस भी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी रेडियस होती है बेटा हमारे पास? हमारे पास 3 तरह की जो रेडियस होती है उनमें से है नंबर 1 दैट इज कोवेलेंट रेडियस। नंबर 2 है बेटा हमारे पास दैट इज मेटालिक रेडियस। और नंबर 3 है हमारे पास दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस। तो अभी तो हमने ये चीजें पढ़ी नहीं है, वॉन डेर वाल क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? जिन 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। अब ये क्या होते हैं? तो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, और वॉन डेर वाल बॉन्ड क्या होता है। अगर हमें इन तीनों के बॉन्ड के बारे में पता चल जाए तो हम ये भी मेजर कर लेंगे कि किसकी कितनी रेडियस होगी। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है बेटा बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज ऑल अबाउट दोस्ती। अगर हम बात करते हैं पर्सन्स के बीच में तो बॉन्ड इज ऑल अबाउट दोस्ती। दोस्ती कैसे होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई ना कोई अट्रैक्शन होता है तभी दोस्त बनते हैं। अब इस केस में 3 तरीके के अट्रैक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और 3 तरीके के वो बॉन्ड हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में होता है। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? ठीक है, एक क्लास में 2 स्टूडेंट है, क्लास खत्म हुई मान लो, और जब क्लास खत्म होती है तो उसके बाद आप क्या करते हो? मान लो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही होती, क्लास ओवर हो जाती और पास में कैंटीन होती, आप क्या करते? सबसे पहले जाते कैंटीन में और वहां से कुरकुरे का पैकेट लाते या पेटीज लाते या पिज्जा लाते, जो भी लाते और खाते, और उसके बाद दूसरी क्लास अटेंड करते। तो उस केस में मान लो उस कैंटीन पे 2 दोस्त गए, ऑलरेडी फ्रेंड है। एक दोस्त ने 5 रुपए दिए, दूसरे दोस्त ने 5 रुपए दिए, 10 रुपए कलेक्ट किए, एक कुरकुरे का पैकेट लेकर आए और खाया दोनों ने। यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 5 रुपीज। तो उसी तरीके से जब एक एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड को दोनों शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? नंबर 1 दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोस्ती कैसे हुई है? दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और वहां से दोस्ती बन गई दोनों के बीच में, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। राइट? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बनाया, और इसका हाफ जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कह देते हैं? कोवेलेंट रेडियस कह देते हैं। सिंपल। तो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जो दोनों एटम्स हैं उनके बीच का जो हाफ डिस्टेंस है उसे हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मेटालिक बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछ रही हूं मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? सुना तो जरूर होगा, याद भी जरूर किया होगा, रटा तो पक्का होगा।
अब हम फील करके समझते हैं कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, जल्दी से बता दो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा। यस, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कोई तो लिखो तभी तो मैं बोलूंगी, उस गलत को सही करूंगी। यस, आ गया कमेंट। एक बच्चे ने बोला दो मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है। बेटा क्या दो मेटल के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड बन सकता है? जैसे हमने यहां पे डेफिनेशन रट ली, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्या मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बन सकता है? बन तो सकता है, लेकिन सीधा सीधा मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? भाई हमने अभी तो पढ़ा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और जब दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वाले हैं तो वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? सही बात है। अब देखो यहां दोस्ती कैसे होती है। ठीक है, क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास में बैठे, क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्लास स्टार्ट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं जनरली, हम इतने बच्चे हैं, अच्छे बच्चे तो है नहीं है कि रिवीजन करने लग जाएं। रिवीजन कर ले तो फिर बात ही क्या है, हम उस टाइम क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो मान लो एक दोस्त दूसरा दोस्त, वो दोनों आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन एक थर्ड उनका कॉमन फ्रेंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड म्यूचुअल फ्रेंड। राइट, म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो दो अननोन लोग हैं जिनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वो जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना, वो इन दोनों का फ्रेंड है। और जब वो इन दोनों का फ्रेंड है तो दोनों को क्या कर रहा है, एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। और उस म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से अब जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड। मैम नहीं समझ आया क्या चल रहा है? देखो बोर्ड पे हमारे पास एक मेटल है बेटा, एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, तो मेटल पे कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? दूसरा मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, उस पे भी कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्लियर? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स बोलते हैं बेटा इन्हें, ये किससे भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन से। अब देखो भाई, ये दोनों तो मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड है ना, ये इससे भी अट्रैक्टेड है और इससे भी अट्रैक्टेड है। और म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से दोस्तियां बहुत होती हैं। म्यूचुअल फ्रेंड जो होता है दो लोगों का, वो कहीं ना कहीं तो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे। तो अब जो इनके बीच का जो बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। एंड हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स, नॉट मेटल्स। मेटल्स बोलोगे वही मात खाओगे, गलत है। कर्नल्स का जो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक रेडियस। क्या क्लियर हो गया मेटालिक बॉन्ड? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा। यस, हाँ, रामलाल और पिंकी बना दिया तुमने, बिल्कुल। ये रामलाल था, ये पिंकी थी, ठीक है। और ये कौन था फिर जो दोनों का म्यूचुअल था, ये बबीता, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब जो रामलाल और पिंकी के बीच में बॉन्ड बना है उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? तो दैट इज मेटालिक बॉन्ड, दैट इज मेटालिक रेडियस। राइट? अब आ जाते हैं वॉन्डरवॉल बॉन्ड। अब इमेजिन करते हैं वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लिखनी नहीं है अभी, मैं बस समझा रही हूं। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डिंग एटम्स और टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड न बनता हो, या फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में बॉन्ड ना बनता हो, उसे हम कहते हैं वॉन्डरवॉल बॉन्ड। मैम ये कैसा बॉन्ड है? एक क्लास में पढ़ते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी तो है ना। क्या सिमिलैरिटी है कि एक क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी एक बॉन्ड तो हुआ उनके बीच में। तो दूरियां तो बहुत है लेकिन बॉन्ड तो है, एंड दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड। क्लियर? तो दो ऐसे एटम्स जिनके बीच में कभी बॉन्ड नहीं बन सकता, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नोबल गैस ले लो। अब जिनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, मैम ये क्या होता है, ड्यूप्लेट बोले तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट बोले तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और हमारी केमिस्ट्री ऐसा कहती है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो भाई स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है
क्या वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं। जिसके खुद के पास सब कुछ है, खुद के पास सब कुछ है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, कोई रिएक्शन नहीं करता, उन्हें हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड एटम्स। उनका जो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे वॉन डेर वाल रेडियस। तो मैंने आपके सामने 3 तरीके की दोस्ती डिस्कस की। एक की बेटा जहां पे दोनों 5 रुपए 10 रुपए के कुरकुरे दोनों ने शेयर करके खा लिए, ये दोस्ती 2 लोगों के बीच की। यहां जो दोस्ती हुई इन 2 के बीच में वो किसकी वजह से हुई? कॉमन फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड। और यहां पर तो दोस्ती है ही नहीं है, छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर भी वॉन डेर वाल बॉन्ड कहते हैं हम इसे। अब मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? सबसे ज्यादा रेडियस उसकी होगी जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो 2 लोगों की दोस्ती हमेशा सबसे अच्छी होती है। ये रिकॉर्ड है। जब 3 लोग होते हैं ना तो कभी ना कभी झगड़े हो ही जाते हैं। तो 3 लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी 2 लोगों की होती है। तो अब बताओ सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में है? कोवेलेंट, देन मेटालिक एंड देन वॉन डेर वाल। तो जिसके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसकी रेडियस भी सबसे ज्यादा, तो वॉन डेर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाती है बेटा अपनी मेटालिक रेडियस, उसके बाद आ जाती है अपनी कोवेलेंट रेडियस। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन चैट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ बेटा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन चैट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे बेटा। कोई डाउट? कोई भी डाउट बेटा? अरे सब लिखवाएंगे बेटा, लेके आए आपके लिए नोट्स, लेके आए, पर अभी सिर्फ समझना है। नोट्स जब आपकी स्क्रीन पे होंगे तब आप नोट्स की लाइंस को भी पढ़ना, डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? क्लियर? नो डाउट? बढ़े आगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा वॉन डेर वाल होती है, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट होती है। अब अगर आगे जाके मैं आपको ये बता दूं कि किसके बीच में कब कौन सा बॉन्ड होता है, तो यू कैन कंपेयर कि सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, ठीक है? तो एटॉमिक रेडियस इज ऑल अबाउट, जो डिस्कस किया, 3 तरीके की होती है, कोवेलेंट, मेटालिक, वॉन डेर वाल, दैट इज द ऑर्डर जो फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में कैसे कंपेयर करें इस रेडियस को, क्योंकि हमें पड़ता है रटना, और हमें अगर रटने से बचना है तो हमें पड़ेगा समझना। और समझने के लिए पता है बेस्ट क्या होता है? एक एक टर्म को पढ़ो, और टर्म की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन नहीं समझ में आती है तो उसकी हिंदी करो, हिंदी करो और फील करो कि वो बोलना क्या चाहता है। और अगर वो बोलना क्या चाहता है तो ये समझ आ गया ना, बस फिर तो साइंस की लैंग्वेज बहुत इजी है, वो समझ में आ गया तो फिर याद करना बड़ा इजी हो जाना है, राइट? अब बात करते हैं आगे की तरफ, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं पूरा डिस्कस ही करूंगी, उसके बाद मैं आज आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है? बाकी फिर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो जैसे ही मैं स्लाइड्स ओपन करूं आप साथ साथ लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है बेटा। मेरा मानना यह है कि इस 1.5 और 2 आवर के लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं, आप फील कर सको, समझ सको, उसके बाद अपने नोट्स लिखो, ठीक है? अब बात करते हैं बेटा, ये जो एटम की रेडियस है, हम इसे पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करें तो कैसे करें? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं। ये अफेक्ट वाली चीजें हमें क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाते हैं, एक्सेप्शंस के रीजन होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो जो एक्सेप्शन आया, इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर किसी की रेडियस ज्यादा, किसी की रेडियस कम है तो इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा ना भाई, मेजर करके इतना आया। तो हम क्या करते हैं? हम एक्सेप्शन देकर उसे जस्टिफाई करते हैं, दिस इज ट्रूथ। बट एक्सेप्शन का रीजन हर जगह अप्लाई नहीं करना, ठीक है? जो सीधा सीधा ट्रेंड चलता है उसको सीधा सीधा चलने देना। अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेटा डाउन द ग्रुप, ठीक है? और कौन कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो बिल्कुल स्क्रीन पे देखना बेटा ध्यान से, ठीक है? सबसे पहले डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है मैम आपका? हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आना कहलाता है डाउन द ग्रुप आना। डाउन द ग्रुप जब हम आते थे तो क्या इंक्रीज होता था बेटा? पीरियड नंबर इंक्रीज होता था। उस पीरियड को शैल बोलो,
एनर्जी लेवल बोलो, एक ही बात है। तो डाउन द ग्रुप आते आते शेल्स इंक्रीज होती हैं, बोल सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। शेल इंक्रीज होती है तो इनर शेल भी इंक्रीज होती है। इनर शेल क्या होती है बेटा, इनर शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इनर शेल से क्या मतलब है मैम आपका, इनर शेल से मेरा मतलब है इनर शेल एसपीडीएफ, पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल, जितना शेल नंबर होता है उसके अंदर उतनी सब शेल होती है। तो हमारी इनर शेल भी इंक्रीज हो रही है। अगर इनर शेल इंक्रीज हो रही है तो बेटा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो और क्या हो रहा है, तो बेटा डाउन द ग्रुप आते आते ये पॉइंट तो एकदम क्लियर है भाई कि अगर शेल बढ़ रही है तो एटम का साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लो एक एटम है, इधर 2 शेल थी, इधर 3 शेल थी और इधर 4 शेल थी। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में अगर मैं एटम की रेडियस मेजर करूं तो इस वाले एटम की रेडियस होगी इतनी, इस वाले एटम की रेडियस होगी इतनी, इस वाले एटम की रेडियस होगी इतनी। तो पहला पॉइंट तो क्रिस्टल क्लियर है कि शेल अगर बढ़ेगी तो एटम की रेडियस बढ़ेगी, राइट, एटम की रेडियस बढ़ेगी, पहला फैक्टर। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं बेटा दूसरा फैक्टर, और क्या है जिससे हमारी एटम की रेडियस डाउन द ग्रुप आते आते इंक्रीज होती है। अपन ने पढ़ा है बेटा, यहां पे एक नई टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक में इंडक्टिव रेजोनेंस और इनऑर्गेनिक में शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से, एकदम क्लियर हो जाना है। इसे बेटा बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है और क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी बताते हैं। इस शील्डिंग इफेक्ट को और क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बेटा अभी कुछ भी नहीं लिखना, अभी सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, सिर्फ बोर्ड पे देखना है। एक एक चीज सारी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आपको लिखने का टाइम आज मैं दे दूंगी, ठीक है। तो अब इस केस में शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। कोई भी एटम है, हाँ जी बिल्कुल एटम है, ये उसके शेल्स हैं, और मान लो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, वो चीज तो ठीक है, लेकिन क्या अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल में प्रेजेंट होते हैं, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। भाई सिमिलर लोग कभी बनती नहीं है, सिमिलर लोगों में जिनकी सिमिलर थॉट्स भी होते हैं ना, कभी फील करके देखना, बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे को सुपीरियर प्रूव करते रहते हैं। तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, धक्का देते हैं। अब मानकर चलो एक घर है, एक घर में यह है घर के हेड, जिसकी वजह से मतलब जिसके हाथ में सारी पावर है, और ये वो घर के लोग हैं जो इसके बहुत करीबी हैं। क्या है, इसके बहुत करीबी हैं। और ये जो है ये बिल्कुल डिस्टेंस पर है, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। अब ये जो घर के करीबी लोग हैं, अगर इस डिस्टेंस वाले बंदे को बाहर की तरफ रिपेल करें तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो घर का हेड है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। नफरत की दीवार नहीं, एक दीवार खड़ी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा बस। और ये दीवार के बनने से क्या होगा, ये दीवार के बनने से क्या होगा, इनका और इनका आपस में कभी मेल नहीं हो पाएगा। मतलब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, बिल्कुल, यहां पे इनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर इनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट होगा, सोच के बताना। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इनकी दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी तो क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब एटम की रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो गई। क्योंकि रेडियस इज ऑल अबाउट, अभी तो डेफिनेशन रटी है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एटम की रेडियस। अब इस केस में जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं उसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
और एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, उसे हम कहते हैं स्क्रीन, दैट इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एटम की रेडियस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जल्दी से बता दो, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बस यही हमें कंपेयर करना था। तो यहां से मैं क्या पॉइंट आपको बता रही थी बेटा, कि डाउन द ग्रुप जाते जाते शेल्स बढ़ती हैं। हाँ जी बिल्कुल बढ़ती हैं। शेल बढ़ती है तो इनर शेल बढ़ती है, इनर शेल बढ़ती है तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो घर के वो करीबी लोग जो हेड के बहुत क्लोज थे वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो जब ज्यादा लोग इकट्ठे होकर इसके कान भरेंगे तो इसको घर से निकालना आसान होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एटम की रेडियस क्या हुई? एटम की रेडियस बढ़ गई। ठीक है, तो यही होता है बेटा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो विदाउट एनी डाउट एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। यहां तक किसी को किसी भी तरह का शक हो, विदाउट हेजिटेशन चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी सब डिस्कस करेंगे अफसाना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर? बढ़े आगे? यस, ये हो गया हमारा डाउन द ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छा कौन सी इनर शेल शो करती है? सबसे अच्छा शो करती है बेटा एस, फिर पी, और ये डी और एफ जो होते हैं ना, इनका नेग्लिजिबल होता है। इनका नेग्लिजिबल क्यों होता है? अरे भाई आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है 1s, सेकेंड शेल में एक ही दो सब शेल होती है 1s, सॉरी 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 4 में जाकर f आता है। तो फोर्थ शेल में जाकर हमारे पास इनर शेल आती है f की, तो ये तो ऑलरेडी न्यूक्लियस से दूर है, और जो इस घर के हेड से ऑलरेडी दूर है वो ये हेड उसकी बात को सुनेगा भी क्यों? वो खुद ही क्लोज नहीं है इस हेड के, तो वो क्या उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? ठीक है, तो d और f का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, याद रखना। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे वन बाय वन सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा अलोंग द पीरियड क्या होता है भाई? अलोंग द पीरियड अभी कुछ नहीं लिखना बेटा, सिर्फ समझना है। वन बाय वन सारी चीजें आपको स्लाइड्स पे मैं रिप्रेजेंट करूंगी। अलोंग द पीरियड होता क्या है? ठीक है, अलोंग द पीरियड बोले तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमारी शेल नंबर क्या होती है? सेम होती है। शेल नंबर क्या होती है? सेम होती है। शेल नंबर सेम है तो बिल्कुल इनर शेल भी क्या होगी? सेम होगी। इनर शेल भी सेम होगी विदाउट एनी डाउट। इनर शेल सेम है तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है। अब फिर ऐसा क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है? बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर तो सेम है, लेकिन बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। मैम ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज को बेटा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, जो चार्ज न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ये हम कैसे देखते हैं? उस पे प्रेजेंट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। मान लो कोई एटम है हमारे पास, कोई भी एटम ले लिया हमने, कार्बन एटम ले लिया, तो कार्बन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6 है, और हमारे पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 6 है। तो शेल नंबर तो सेम है, लेकिन उसी सेम शेल में
क्या होता जा रहा है, वो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो जो 6 प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है, उसी सेम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। और अगर चार्ज इंक्रीज होता चला जा रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से, भाई बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये शेल्स है, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एटम की रेडियस क्या होगी बेटा, एटम की रेडियस डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। बिल्कुल, अभी एक हमारे पास, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। सॉरी बेटा, सॉरी, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वही तो लिखा है, ठीक है, उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अब तुम्हारे दिमाग में एक ही वाला अट्रैक्शन चल रहा होगा, है ना, अगर किसी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो दोनों का डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो गया तो फिर साइज तो कम हो गया ना भाई, समझ में आ गया। न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज उनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा, दैट इज डिस्टेंस डिक्रीज। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एटम की रेडियस को कौन कौन अफेक्ट करता है। फैक्टर नंबर 1 शेल नंबर अफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अफेक्ट करता है, और हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, और वो फोर्थ पॉइंट है जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैम ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, भाई न्यूक्लियर चार्ज का तो सिंपल सा मतलब था, क्या था भाई, कि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन भाई तुम तो बस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की बात कर रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन नहीं कर रहा। भाई न्यूक्लियस पे भी तो 2 प्रोसेस एक साथ होती हैं, कौन कौन सी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों को इंक्लूड करता है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, अट्रैक्शन भी होता है। अट्रैक्शन किसके बीच में होता है बेटा, न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से होता है। क्लियर। और रिपल्जन किसके बीच में होता है बेटा, रिपल्जन होता है किसके बीच में बेटा, ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 2 इंटेलिजेंट लोग हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सुपीरियर प्रूफ करने में लगेंगे ना। तो सिमिलर लोग एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो होता है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, यहां पर अट्रैक्शन भी होता है। और उसके कंक्लूजन में जो हमारे पास Z इफेक्टिव आता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा इस सिग्मा को, इस सिग्मा को हम बोलते हैं बेटा दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक रूल होता है बेटा स्लेटर रूल, उससे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट। और इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या होते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन स्लेटर रूल से क्वेश्चन ना कभी नीट में आया ना कभी नीट में आएगा। क्लियर, अभी तक ये सिलेबस में है ही नहीं, ना बोर्ड्स में आता, कहीं नहीं आता ये, बट हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या। ये पूरा किस पे डिपेंड करता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है।
क्लियर? तो न्यूक्लियर चार्ज में से अगर हम वो सिग्मा माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना कम होगा, एटम की रेडियस उतनी डिक्रीज होगी। क्लियर? ठीक है, यस। अब चीजें रिलेट करते हैं, कचरा नहीं होना चाहिए, हलवा नहीं बनना चाहिए, रिलेट करते हैं। बात हो रही थी भाई एटम की रेडियस की, क्या होती है भाई? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो भी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम की रेडियस। 3 तरीके की होती है, वॉन डर वाल, मेटालिक, और तो तीसरी हमने कौन सी डिस्कस की थी? कोवेलेंट। कुरकुरे वाली दोस्ती कोवेलेंट, रामलाल पिंकी बबीता मेटालिक, ठीक है। थर्ड वन कौन सी थी? नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस। क्लास के 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज वॉन डर वाल। याद हमने कर लिया वीएमसी। वीएमसी बोले तो वॉन डर वाल सबसे ज्यादा, देन मेटालिक एंड देन कोवेलेंट। उसके बाद हम आए कि भाई एटम की रेडियस को अफेक्ट कौन कौन करता है। एटम की रेडियस इज ऑल अबाउट कि भाई एटम की रेडियस क्या होगी। सबसे पहले हम चले डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम डाउन द ग्रुप गए तो डाउन द ग्रुप जाने के बाद शेल बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है। इनर शेल बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, हाँ जी बिल्कुल बढ़ते हैं। और वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीबी होते हैं वो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, तो एटम की रेडियस इंक्रीज हो जाती है, राइट? लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर सेम होती है, इनर शेल सेम होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो भाई डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम की रेडियस डिक्रीज होती है। क्लियर, राइट? उसके बाद हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट की, क्योंकि ये बीच बीच में आएगा और ये हर जगह आएगा। एटॉमिक रेडियस में भी आएगा, ये हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी आएगा, और ये हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी आएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। रीजन तो हम रट लेंगे कि इसकी वजह से होता है, लेकिन ये क्या होता है? सिंपल, इनर शेल इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो, विदाउट हेजिटेशन एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, सो दैट अगर कुछ जेन्यून होगा मैं अभी समझा दूंगी, नहीं होगा तो हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, राइट? यस, जल्दी से बता दो बेटा किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो, फिर मैं 1 बाय 1 स्क्रीन रिप्रेजेंट करती हूँ। किसी भी पॉइंट में डाउट आएगा आप रोक के पूछ सकते हो। यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। नो शक, बढ़े आगे। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बता दो बेटा, साथ साथ नोट्स लिखना चाहते हो? सच में सच सच बताना, साथ साथ नोट्स लिखना चाहते हो बेटा? अगर साथ साथ नोट्स लिखोगे, सोचो ना बेटा कितना टाइम किल होगा। हम क्लास में चीजें ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। काफी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मैम नोट्स बहुत दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हैं बेटा? छोड़ दो 2-3 चीजें, नहीं ना? ज़ैड इफेक्टिव अभी वापस आएगा, घबराओ ना, डेफिनेशन में लिखवाऊंगी उसकी, ठीक है? चलो कोई ना, आज देखते हैं क्या रहता है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मतलब अब आप लिखना शुरू करोगे चाहो तो, ठीक है? मैं तो नहीं चाहती आप साथ साथ लिखो। तो आज हमने शुरू किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? यस, तो हमने अभी तक सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, अब 1 बाय 1 आपके सामने चीजें मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एटम की रेडियस, ठीक है? तो एटम की रेडियस हमें क्या बताती है? किसी भी एटम का साइज बताती है। क्या बताती है? अब बेटा जो लिखना चाहते हैं वो साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है? साथ साथ लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन को रिप्रेजेंट करके रखूंगी। और जो नहीं लिखना चाहते हैं वो अभी भी पूरा ध्यान क्लास पे रखना, सिर्फ पूरा ध्यान क्लास पे होना चाहिए बेटा, ठीक है? यस बेटा, साइज ऑफ एन एटम। और क्या मैंने डिफाइन किया? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू outermost shell in which electron is present।
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं एटम की रेडियस। एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने आपको अभी बोला कि जो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस है उसे हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। बताया था अभी, यस मैम बिल्कुल बताया था। ठीक है, काहे नहीं कर सकते? क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि भाई एटम के पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटॉमिक। नुपुर बोल रही है मैम मैंने लेक्चर अभी स्टार्ट किया है, क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, आप शाम को देखना इस लेक्चर को। आपने ना लाइव क्लास का कुछ भी कर दिया, आप तो कोई फायदा ही नहीं है। लाइव क्लास पता है क्यों होती है? इंटरैक्शन हो, क्वेश्चन हो, आंसर हो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। मैं रिप्रेजेंट करके रख रही हूँ और एक एक पॉइंट समझा रही हूँ। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट थर्ड लेक्चर ना देखें बेटा, पहले 2 लेक्चर पढ़ के आए। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जो होती है ना वो इनफाइनाइट नंबर में भी होती है। तो वी कांट टेल कि उसकी बाउंड्री फिक्स है। हम नहीं बोल सकते कि भाई फर्स्ट पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट पीरियड में ही होगा। अगर ऐसा होता तो हम बोर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते? हम क्यों पढ़ते इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे भी जा सकता है। तो किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन even at large distance from nucleus is never zero। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी दूर तक भी 0 नहीं होती। क्लियर है बेटा? अगर किसी ने लिख लिया हो तो हम बढ़े आगे अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, लिखने वाले बच्चों से बात कर रही हूं। थिंग्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड 111। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, हमने और क्या पढ़ा इसके बारे में। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम। वाई? अभी मैंने बताया, क्योंकि जो एटम का साइज होता है ना वो अपने आसपास वाले एटम के साइज से भी अफेक्ट होता है। इट इज ऑलरेडी अफेक्टेड बाय द नेबर एंड द साइड एटम, और जो भी आसपास का वातावरण है, जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर है, राइट। और एटम का जो साइज है वो किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेट। ये क्या बोल दिया मैम ने? टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेट का मतलब है बेटा उनके बीच में जिस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके बीच में जिस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और कोई मेटालिक बॉन्ड बना रहा है तो बताओ डिस्टेंस किसके बीच में ज्यादा होगा? मेटालिक। अभी तो पढ़ा हमने वैन डर वाल, मेटालिक, कोवेलेंट, राइट। अब देखो, साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड इन अ पर्टिकुलर बॉन्डिंग स्टेट। हम एटम का इकलौते का साइज एकदम से नहीं बता सकते, क्योंकि जो एटम का साइज है वो काफी फैक्टर से अफेक्ट करता है, अपने पास वाले एटम से अफेक्ट करता है। ठीक है, बॉन्ड किस तरीके का बना रहा है इस पे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हैं। और इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट। क्लियर? तो दैट इज द पॉइंट बेटा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? दैट इज टाइप्स। किसके टाइप से बेटा? टाइप्स ऑफ रेडियस। किसके टाइप से बेटा? ये दैट इज द टाइप्स ऑफ रेडियाई। 3 तरह की रेडियस होती है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा बेटा। नंबर 1 कौन सी होती है बेटा? नंबर 1 दैट इज कोवेलेंट रेडियाई। ये कौन सी वाली दोस्ती है? ये दोस्ती है कुरकुरे वाली। कौन सी बेटा? कुरकुरे वाली। कैसे? एक एटम दूसरा एटम, इन दोनों एटम के बीच में दोस्ती हुई है, और जो दोस्ती हुई है एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है इसका जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं DA से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं DA/2 कर दूं तो मेरे पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी बेटा। बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर ये तो होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों सेम तरीके के एटम्स हैं। लेकिन अगर दोनों हेट्रोन्यूक्लियर निकले तो, 2 डिफरेंट एटम्स हुए तो, अगर बेटा 2 डिफरेंट एटम्स हुए
मान लो इसका नाम A, इसका नाम B, फिर भी इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी कहलाएगी तो वो कोवेलेंट रेडियस, अगर उन दोनों ने कोवेलेंट बैंड बनाया है तो ठीक है। लेकिन उनकी बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे बेटा? उनकी बॉन्ड लेंथ के लिए हमारे पास एक अलग इक्वेशन होती है, दैट रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09 इनटू इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सी दोस्ती है भाई? अभी मैंने बताया, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दो मेटल के बीच का, कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड दैट इज मेटालिक रेडियाई, एंड दैट इज वनरेबल नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में। ठीक है, हाँ जी बेटा, बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहे हैं, बढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है क्या? क्या है बेटा? दैट इज कोवेलेंट रेडियस। क्या है बेटा? सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बेटा? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है बेटा? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। दो कोवेलेंटली बॉन्डेड का मतलब जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब यहां पे भी दो तरीके के होते हैं बेटा, होमोन्यूक्लियर और दूसरा होता है हेट्रोन्यूक्लियर। होमो मॉलिक्यूलर कर दिया है, इसको न्यूक्लियर कर लेना बेटा, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर जब आपके दोनों एटम सेम हो। तो ये भी ए एटम है, ये भी ए एटम है। क्लियर? तो यहां से जो इनका ये ए है, ये क्या है? ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच की, ए के बीच की। तो यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कोवेलेंट रेडियस को। ये क्या है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर आ गई बेटा? बराबर रेडियस ऑफ ए इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बॉन्ड लेंथ को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर बेटा? मैम तो कैसे फाइंड करते हैं रेडियस? अगर होमोन्यूक्लियर एटम हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देना, और अगर हेट्रोन्यूक्लियर हो तो दूसरी इक्वेशन है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? ब्लैक से हाइड भी कर दो, लो सब कुछ मैं कर देती हूँ, ठीक है? बच्चों जैसी बातें करो, ब्लैक से हाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? ड्रॉप मतलब ड्रॉप कर रहे हो और बातें तुम लोग 11वीं 12वीं के बच्चों जैसे कर रहे हो, हैं? ये कर दो वो कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है इन चीजों से? लो अब हो जाओ खुश। अच्छा लग रहा है अब? खुश हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हेट्रोन्यूक्लियर। ये भी मॉलिक्यूलर हो रखा है, इसको भी कर देते हैं रंगीन, ठीक है? तो ये भी क्या होता है बेटा? हेट्रोन्यूक्लियर। तो हेट्रोन्यूक्लियर के लिए भी हम लिख लेते हैं जल्दी से, क्या बेटा? हेट्रोन्यूक्लियर। उसके लिए मैंने आपको क्या इक्वेशन बताई थी, वो आपके पास बोर्ड पे लिखी हुई है, देखो ध्यान से। हेट्रोन्यूक्लियर, ये ए एटम है, ये बी एटम है, यहां से लेकर, ठीक है? देखना बेटा स्क्रीन पे एकदम ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी ए बी को। क्या है? इन दोनों एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ। क्या? इन दोनों एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? कोवेलेंट रेडियस। तो क्या है हमारे पास यहां पर बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला? यहां पे बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट डी ए बी इज इक्वल्स टू, क्या है बेटा? डी ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन। ये डेल्टा ई एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेल्टा ई एन रिप्रेजेंट कर रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ द एटम्स। क्लियर? क्लियर? लिख लिया बेटा सबने? यस बेटा, लिख लिया बेटा सबने?
ये पॉइंट सबको समझ आ गया? यस, लिख लिया है तो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? यस बेटा। मैम कृपया कंसेप्ट बताने के बाद ही नोट्स दिखा देना, कितना स्पेस छोड़ना है पता चल जाता है। अरे बेटा तुम यार, मतलब मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है बेटा इस चीज से? क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? आपको तो लिखना है ना, बस बाद में लिख लो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं मेटालिक रेडियस की। यस बेटा, कौन सी दोस्ती थी मेटालिक रेडियस की? जल्दी से बता दो पहले तो, मेटालिक रेडियस कौन सी दोस्ती थी? जल्दी बताओ जल्दी। यस, अब लिखो रामलाल पिंकी बबीता। ठीक है, इट इज half the internuclear distance, half the internuclear distance between two adjacent atoms in the metal crystal. मेटल क्रिस्टल्स आपने पढ़े हुए, सॉलिड्स आपने पढ़े हुए, लैटिस क्या पढ़े हुए बेटा इसके बारे में? आपने क्या पढ़ा हुआ है? जो ये मेटल्स के क्रिस्टल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? मेटालिक होता है, लेकिन वो मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है? ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक मेटल है, मान के चलो एक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक और मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो है वो टोटल किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पूरा इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। अब ये जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में, ये इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? दोनों पास आ रहे हैं। तो ये कौन है? रामलाल, ये कौन है? पिंकी, और ये कौन है? बबीता, दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड। क्या होगा? यहां यहां। अब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी बेटा? मेटालिक रेडियाई। क्या कहलाएगी बेटा ये यहां पे? ये कहलाएगी यहां पर मेटालिक रेडियस। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, आपको पता होगा कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का कुछ भी लिख रहे हो ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? इलेक्ट्रॉन 11। प्रोटॉन कितने बेटा? 11। यहां तक किसी को कोई शक? अब इसमें कितने कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, कितने कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये हो गया अगर सोडियम का न्यूक्लियस, ये हो गई बेटा शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हो गए ना। ठीक है, 2 8, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा जो बाहर वाली शेल में है, इसे तो आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें आप क्या कहते हो बेटा? इन्हें आप कहते हो कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्या कहते हो? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। दैट इज मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है बेटा? दैट इज वॉन्डरवॉल रेडियस। क्या होती है बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस? क्या बताया था? दो ऐसे एटम्स के बीच का डिस्टेंस जिनके बीच में वॉन्डरवॉल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड सिमिलर एटम्स। नॉन बॉन्डेड सिमिलर एटम्स के बीच में, जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है लेकिन एटम सिमिलर है, या फिर टू नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एडजेसेंट मॉलिक्यूल, यानी कि दो ऐसे जिनके बीच में दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो बेटा, एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये है हमारे पास एक हीलियम एटम। क्लियर? और ये है दूसरा हीलियम एटम। ये दोनों कैसे एटम है बेटा? ये दोनों सिमिलर एटम हैं, लेकिन इनके बीच में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब जो इनके बीच का बॉन्ड का जो हाफ डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वॉन्डरवॉल रेडियस। सेम उसी तरीके से अगर किसी के बीच में
और क्या ले सकते हैं, टू नॉन बॉन्डिंग सिमिलर एडजेसेंट मॉलिक्यूल। मान लो एक हमने ले लिया, ये देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, एक मिनट बेटा। यस बेटा, देखना यहाँ पे, यस हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट है, देखना बेटा ध्यान से। हाथ से ही बना लेते हैं यार, क्या हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये H2 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये H2 मॉलिक्यूल है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है। ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, इन्होंने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया, तो ये भी कैसा बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब इस केस में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस, लेकिन ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपस में नॉन बॉन्डेड है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड है। तो अब इन दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, वो कौन सी रेडियस है बेटा, वॉन्डरवॉल रेडियस। और तीनों रेडियस में सबसे ज्यादा कौन सी आ गई बेटा हमारे पास, तीनों रेडियस में सबसे ज्यादा हमारे पास आ गई है वॉन्डरवॉल रेडियस, सबसे ज्यादा वॉन्डरवॉल रेडियस, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट। क्लियर। कुरकुरे वाली दोस्ती, रामलाल पिंकी, और ये सॉरी उल्टा हो गया, कुरकुरे वाली दोस्ती, फिर रामलाल पिंकी, और फिर जिनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों रेडियस को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वन बाय वन अनदर पॉइंट्स पे। क्या पॉइंट्स है बेटा, हम चले अलोंग द पीरियड, हमें एटॉमिक रेडियस पढ़नी है। अलोंग द पीरियड चले तो हमारे पास सबसे पहले कौन मिलता है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। बट ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, अभी बताया था बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको हम साइड में लिख देते हैं। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज द एक्चुअल और नेट फोर्स, इट इज the actual or net force felt by the valence electron. Clear? It is the actual, और हमारे पास जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो दो तरीके का फोर्स फील करते हैं। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना बेटा, वो कौन से दो फोर्स फील करते हैं, एक वो फील करते हैं न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, तो वो अट्रैक्शन फील कर रहा है, किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। तो एक तो वो फील करते हैं बेटा अट्रैक्शन फोर्स, और एक जो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक वो फील करता है रिपल्जन फोर्स। क्या फील करता है बेटा, रिपल्जन फोर्स। तो ये दो फोर्स होते हैं बेटा। क्लियर। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हो क्या रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। चार्ज अगर इंक्रीज होता चला जा रहा है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, एक्चुअल फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा, जो एक्चुअल फोर्स फील करता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहा है, अगर वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज द एक्चुअल चार्ज। क्लियर।
और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला, मैं लिखवा देती हूँ। दैट Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको Z स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। क्या किसके बराबर होता है बेटा, Z माइनस सिग्मा के बराबर होता है। और यहां पर ये जो Z होता है, ये जो Z होता है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज को, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर चार्ज को। और सिग्मा किसे रिप्रेजेंट करता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हो इसे। और क्या बोल सकते हो बेटा, स्लेटर्स कांस्टेंट, क्या बोल सकते हो, स्लेटर्स कांस्टेंट। तो अलोंग द पीरियड जाने पर होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड, एटॉमिक रेडियस पहले तो क्या होती है, डिक्रीज होती है एंड फिर इंक्रीज होती है। कोई बताएगा कि बाद में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है, जल्दी से एक लाइन में आंसर कर दो कि बाद में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है। यस बेटा, बाद में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है, बाद में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है क्योंकि लास्ट में नोबल गैसेस प्रेजेंट है। और लास्ट में जो नोबल गैसेस प्रेजेंट है अलोंग द पीरियड, वो नोबल गैसेस कौन सा बॉन्ड बनाती हैं, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। और जो वॉन्डरवॉल बॉन्ड वो बनाती हैं वो तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में होगा। एग्जैक्टली दैट्स वाई बाद में साइज इंक्रीज होता है। एक बच्चे ने पूछा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अभी भी समझ नहीं आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे मेरे प्यारे नलायक, सुन इधर ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रही हूं, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा Z होगा, फॉर्मूले से क्या समझ आ रहा है, जितना ज्यादा Z होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। और ये Z क्या है, ये Z न्यूक्लियर चार्ज है। और न्यूक्लियर चार्ज किसके अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, भाई वही हमारा एटॉमिक नंबर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, शेल नंबर सेम है, इनर शेल सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सिग्मा जो होता है ना वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन से ही काउंट करते हैं, तो वो उतने के उतने ही है। लेकिन Z बढ़ता चला जा रहा है, Z बढ़ता चला जा रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, राइट। तो दैट इज द रीजन इन अ गिवन पीरियड नोबल गैसेज आर लार्जेस्ट इन साइज। ये तो कोई शक नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे सबसे ज्यादा साइज नोबल गैसेज का होगा, उसके बाद फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताते हैं जनरली बिकॉज देयर रेडियाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू वॉन डर वाल रेडियाई इन अ गिवन पीरियड एक्सेप्ट नोबल गैस। अगर नोबल गैस को छोड़ दिया जाए, अगर नोबल गैस को छोड़ दिया जाए तो उस केस में अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल लीना की रब से फरियाद, वो तो ऊपर से नीचे, ली बे बकन ऑफ नी, लिथियम अल्कली मेटल, नी नोबल गैस, सबसे ज्यादा नोबल गैस का साइज। फिर तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा साइज होता है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। तो ऑर्डर ऑफ रेडियाई हमारे पास क्या ऑर्डर फॉलो होना है, सॉरी क्या ऑर्डर फॉलो होना है बेटा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑर्डर आता है बेटा, सबसे ज्यादा नियोन, फिर ली बे बकन ऑफ नी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, रीजन हमने बता ही दिया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल अबाउट, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। क्लियर क्लियर। न्यूक्लियर चार्ज Z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था बेटा, क्या बताया था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्जन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्जन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज ऑफ नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेस,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और साइज इंक्रीज होगा। देखो ध्यान से, समझा तो मैं चुकी हूं, घर का हेड, घर के करीबी और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रही हमारे पास शेल, ये रहा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये रहा न्यूक्लियस, और ये रहे घर के वो करीबी लोग। क्लियर? अब ये जो घर के करीबी लोग हैं, ये इस न्यूक्लियस से तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसके बहुत क्लोज भी हैं, तो ये इनकी बातें पहले सुनेगा। तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करते हैं बाहर की तरफ, एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे जैसे इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाले, रिपेल करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, और इसको रिपेल करने वाले लोग अगर बढ़ जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो साइज इंक्रीज होगा। वही लिखा हुआ है बेटा, रिपल्सन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एज ऑफ नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ेंगी जैसे जैसे, तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? यस बेटा, आप लोग बताएंगे वन बाय वन। डाउन द ग्रुप में क्या पढ़ा था बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल, नंबर ऑफ इनर शेल भी बढ़ती है। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बिल्कुल, डाउन द ग्रुप जाने पर इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, बिल्कुल, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, क्योंकि बेटा जेड इफेक्टिव किसके बराबर होगा? जेड न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो क्या हो रहा है बेटा, ये सिग्मा जो होता है ना, ये सिग्मा इनर शेल इलेक्ट्रॉन से ही तो कैलकुलेट किया जाता है, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो साइज क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो रहा है, और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो साइज क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। यहां पे किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, यहां पे किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछो बेटा, जल्दी से। यस, यस बेटा, केबीसी, केबीसी कल खेलेंगे बेटा, आज तो पहले कंसेप्ट समझो ताकि रिवाइज करके क्या होगे। अभी तो कुछ रटने वाला आया ही नहीं, अभी तो हम समझ ही रहे हैं, याद करने के लिए बहुत कुछ देने वाली हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, दैट इज डी ब्लॉक सीरीज। अब आ जाते हैं बेटा पर एक्सेप्शंस पे, ठीक है, एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल मैम कल ही याद करवाया था। कैसे याद करवाया था? जिनको याद नहीं हुआ है उनके लिए मैं ट्रिक लिख देती हूँ, ठीक है, देख लेना, कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए मैं ट्रिक लिख देती हूँ। जो लोग बोल रहे थे ना मैम इंग्लिश में लिख दो, वो लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, पता नहीं यार आप समझ पाओगे या नहीं। शक्ति, शक्ति वान करे, मना, फिर क्यों, फिर क्यों, निकले, ये भी चला गया, निकले, कॉपर जिंक, ये लिख दिया बेटा, इसको ये वाला कवर हो गया। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ निकल आएगा भाई, डीटीपी वाले पता नहीं क्यों ऐसा कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब समझो कि ये तो समझ आ गया, अलोंग द पीरियड साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम बता दो कि एक्सेप्शंस विद रीजन बता दो, अभी बताते हैं बेटा। डी ब्लॉक सीरीज में अगर मैं हूं 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, फोर्थ पीरियड है। लेफ्ट टू राइट जाने पर होना क्या चाहिए था? साइज डिक्रीज होना चाहिए था। काहे? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन पता है क्या होता है, यहां पर दो फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं। हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो क्या रटा था बेटा, इसका क्या होता है, स्कैंडियम का होता है, स्कैंडियम का होता है बेटा 3d1 4s2, टाइटेनियम का होता है 3d2 4s2, वेनेडियम का होता है 3d3 4s2, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टार्टिंग में तो साइज डिक्रीज होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। रीजन भाई सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, बस और कोई चेंज नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमें क्या दिख रहा है कि यहां से यहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम यहां तक पहुंचते ना, मन फेकोनी तक जब हम पहुंचते, ये मन इधर ही आएगा बेटा, ये फेकोनी के लिए होता है, यहां से यहां तक के लिए होता है। तो फेकोनी में क्या हो गया बेटा, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पांचों डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती है। अभी तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहां से पेयरिंग स्टार्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो रिपल्जन होगा बेटा। पापा, मेरे पापा नाम सा एक बच्चा है, वो लिख रहा है अरे बंद करो, हाथ जोड़कर कह रहे हैं। बेटा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, मैं हाथ जोड़ रही हूं, आप क्लास बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ, जबरदस्ती नहीं है बेटा, मैं पकड़ के थोड़ी ना बैठी हूँ, आराम से अपना मस्त खाना पीना खाओ, ठीक है, सो रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा क्लास की, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कम बच्चे होंगे, डाउट अच्छे दिखेंगे मुझे, ठीक है। यस बेटा, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन, ग्रह युद्ध। और अगर रिपल्जन होता है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, जब लड़ाई होती है तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन तीनों में दो फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। पहला क्या भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज क्या होता है, कम होता है, साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन पेयरिंग स्टार्ट हो गई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो रहा है, ग्रह युद्ध हो रहा है, ग्रह युद्ध हो रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना कम हो रहा है उतना बढ़ भी रहा है, दोनों क्या हो गए, एक ऐसी स्टेज में आ गए जहां पे उनका साइज में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो बस इस स्टेज पे क्या हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्लियर, साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कॉपर और जिंक के केस में, यहां 3d10 3d10 10 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, पांचों ऑर्बिटल कैसे हैं, पांचों कंप्लीटली फिल्ड हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, रिपल्जन ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है देन न्यूक्लियर चार्ज। और जब रिपल्जन ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से तो ऑब्वियसली साइज में क्या चेंज आएगा बेटा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध हो रहा है, क्लियर। तो ये हमारे पास रूल है। तो ये तो हो गया रीजन, ये तो हो गया एक्सेप्शन का रीजन। बात करते हैं फाइनल ऑर्डर क्या आएगा। ये फाइनल ऑर्डर आएगा बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस का, जो भी आपको याद करना है। एक्सेप्शन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे लिखवा दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड वो भी लिखवा दिया है। मैम क्या कभी पेपर में आया है, आज तक तो नहीं आया, आज तक तो नहीं आया, आगे का पता नहीं, फिर भी आप बेटा इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। क्या है बेटा, ये यूरोपियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोनियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, इर्बियम, थुलियम, यूट्रोबियम, लुटेशियम, ल्यूटेटियम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक्टिनॉइड, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, इनका हमने साइज लिख दिया है, आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है।
क्लियर। नेक्स्ट बेटा डोमेन द ग्रुप नहीं है, ये डाउन द ग्रुप है। क्लियर। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है क्योंकि शेल इंक्रीज होती है। तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग 0 होता है। उनका ये रीजन है बेटा इस एक्सेप्शन का जो इन दोनों के बीच में आया है। तो एक होता है लैंथेनॉइड और एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है अभी हम बता देते हैं आपको। ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया। मैम पाउडर बहुत लगाती हैं, पागल हो गया तुम। सोनू कुमार जी, क्लैपिंग्स हो जाए एक बार सोनू कुमार के लिए, स्लो क्लैप्स फॉर हिम। इनका फोकस देखो, इतनी अच्छी क्लास है, कुरकुरे, रामलाल, बबीता, पिंकी, क्या क्या इनको नहीं बता दिया, लेकिन इनका ध्यान मैम क्या लगाती है। भगवान भला करे तुम्हारा, भगवान भला करे, इसलिए तो नहीं रखी थी मैंने लाइव क्लास। हाँ कि तुम ये पूछो मैम क्या लगाती है, कोई बात नहीं, आ जाएगी अकल, कभी कभी ठोकर खा के ही अकल आती है। एक दो बार दे लो बेटा पहले अटेम्प्ट, ठीक है, फिर पता चल जाएगा। फिर नहीं देखोगे कौन क्या लगाता है, पाउडर लगाता है या क्रीम लगाता है, फिर तुम्हारा पूरा ध्यान ना पढ़ाई पे होगा। ठीक है, यस बेटा। तो क्या रीजन है बेटा, डी और एफ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है। तो अट्रैक्शन वाला फैक्टर लेस डोमिनेंट हो जाता है, दैट्स वाई ये ऑर्डर हमारे पास आता है। क्लियर बेटा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई भी डाउट क्यों नहीं आना चाहिए बेटा, इसमें कोई भी डाउट क्यों नहीं आना चाहिए बेटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट या हो क्या रहा है, ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते साइज इंक्रीज होता है। अभी हमने समझा है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी, आज हम यही पढ़ रहे हैं बस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और वो है ग्रुप 13 के अंदर। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ग्रुप 13 के अंदर साइज का, बाकी यहां पर कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर। तो क्या है बेटा, देखो ग्रुप 13 में क्या होता है, ग्रुप 13 बोले तो बोरोन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्लियर। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर शेल बढ़ रही थी, इनर शेल बढ़ रही थी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं, तो ये कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 4th पीरियड में। पीरियोडिक टेबल अगर याद होगी तो सब याद आ जाएगा। और 4th पीरियड में यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, 3D सीरीज प्रेजेंट होती है। और गैलियम से जस्ट पहले जो एलिमेंट होता है वो होता है जिंक, और जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D10 4s2। इसके 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, और ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। और इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर होता है। क्या होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल ना करने की वजह से इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा पास आ जाता है, इसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। तो ऑर्डर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था सबसे कम बोरोन, फिर आना चाहिए था एल्यूमिनियम, पर उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, गैलियम पहले आ जाता है, उसका साइज कम हो जाता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बेटा, दैट इज द ऑर्डर, याद रखना। क्लियर, बस इतना चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप सिंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डाउन द ग्रुप सिंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर देंगे बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा। यस बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। यस, साथ साथ याद भी हो जाएगा बेटा। यस बेटा, थैंक यू करेक्शन करवाने के लिए।
ये बोरोन है बेटा, बेरियम नहीं है। वेरी नाइस। जल्दी से ऑर्डर बता दो। आंसर्स 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 की लाइन लग जानी चाहिए अब। अब अगर पीरियोडिक टेबल याद होगी ना तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, नाम जी आलसी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जा रहे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। और हमसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर? जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा बेटा आंसर? सबसे कम, सबसे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद सोडियम। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, फिर कल बाहर आई। सिंपल, कहां का है ये? इंक्रीजिंग पूछा है तो कम से ज्यादा बताओगे, ध्यान रखना। डिक्रीजिंग बता रहे हैं अभी भी कुछ बच्चे, ठीक है। क्या होगा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर? क्या होगा? सबसे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, रखा ही नहीं मैंने, नाराज ही ना रोए तुम लोग, अभी रोने लग जाते फिर, ठीक है। सिंपल, क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। क्लियर? नेक्स्ट बेटा इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या प्रेजेंट है? क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा? सबसे कम किसका साइज, सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका साइज बेटा? सबसे कम फ्लोरीन। इंक्रीजिंग बताना है ना। क्लियर? फ्लोरीन के बाद कौन आएगा बेटा? ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन। यही ऑर्डर आया बेटा, यही ऑर्डर आया। क्लियर हो गया सबको एकदम? बड़े बेटा आगे की तरफ। यस, नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियाई, ठीक है। कंपैरेटिवली इजियर है आयनिक रेडियाई, क्योंकि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ चुके हैं तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। बेटा आयनिक रेडियस क्या होती है? आयनिक रेडियस होती है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आयन, आयन के सेंटर से अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहां तक हम उसका इफेक्ट फेल्ट कर सकते हैं, दैट इज आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस दो ही तरीके की हो सकती है, या तो हम बात करें कैटायनिक रेडियस के बारे में, या हम बात करें एनायनिक रेडियस के बारे में, या तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां पर हमारे पास किसी आयन की रेडियस की हम बात कर रहे हैं। सीधा सीधा डिस्कस कर सकते हैं बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू हम आयनिक रेडियस की बता सकते हैं। कोई भी पेरेंट एटम हमारे पास है, कोई भी पेरेंट एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं बेटा? एनायन। ये हमारा कौन है? पेरेंट एटम, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। और जब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं कैटायन। अब अगर मैं आपको 2 मिनट में पूरा कंसेप्ट बता दूं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरीके का कंपैरिजन आ जाए, हमेशा एनायन का सबसे ज्यादा साइज होता है, देन पेरेंट एटम, एंड देन कैटायन। अब अभी तो मैंने सिर्फ लिख दिया, अब मैं इसे समझा देती हूं, अब मैं इसे समझा देती हूं कि हम इसे कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखना है यहां पे ध्यान से, आयनिक साइज जो होता है, आयनिक साइज अगर कभी भी किसी आयन का साइज हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मैम आपने ऐसे कैसे लिख दिया? सीधा सीधा लिख दिया, आप कभी भी किसी के आयनिक रेडियस में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ऐसा इसलिए बेटा, कोई भी पेरेंट एटम है, ए एटम है मान लो, चलो सोडियम ले लिया,
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने 11। क्लियर? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया Na+। क्या बन गया Na+। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने 10, प्रोटॉन कितने बेटा, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? तो 3 चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। P/E का रेशियो, P/E किसका ज्यादा आएगा, 11/11 करेंगे तो 1 आएगा, और 11/10 करेंगे तो 1.1 आएगा P/E। तो P/E जितना ज्यादा होगा, एटम की आयनिक रेडियस उतनी कम होगी। मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब अफेक्ट हो रहा है। कैसे अफेक्ट हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन तो उतने के उतने ही हैं। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था न्यूक्लियस जो है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 तरीके की चीजें फेस कर रहा है, एक तो न्यूक्लियस उसे बुला रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर रिपेल करने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के बराबर है तो दोनों चीजें बराबर चल रही थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा है तो अब क्या होगा? अब 10, ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से कौन डोमिनेंट हो गया? प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन ज्यादा हो गए यानी कि न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है यानी कि अब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, क्योंकि रिपल्जन करने वाले कम लोग हो गए। और जब ज्यादा उस अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो कंपैरेटिवली साइज क्या होगा? Na+ से Na का ज्यादा होगा। समझ आया या नहीं? फिर से सुनना समझना भाई। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी एटम से, अब वो बन गया आयन। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। कैसे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 चीजों पे डिपेंड करता था, अट्रैक्शन, रिपल्जन। अट्रैक्शन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कौन सा फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है? रिपल्जन से ज्यादा अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई कैटायन से ज्यादा हमेशा पेरेंट एटम का होता है। फिर इसके आने से ऐसा क्या हो जाता है? कोई भी एक एटम है, उसमें अगर मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, वैसे तो Na+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ना पॉसिबल नहीं है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया तो ये बनेगा क्या? Na- बनेगा। इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बढ़े तो अट्रैक्शन जो प्रोटॉन न्यूक्लियस, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, प्रोटॉन भी उतने, इलेक्ट्रॉन भी इतना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो उतना ही है। लेकिन अब रिपल्जन बढ़ा क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ा। रिपल्जन अगर होगा, युद्ध अगर होगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होता है और कैटायन का कम होता है। क्लियर हो जाएगा। अब ये पॉइंट्स को मैंने जो लिखकर समझाया है वो थ्योरी में आपको पढ़वा देती हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने लिखा है आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन मतलब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके बनता है, ठीक है। जो साइज होगा कैटायन का, दैट इज ऑलवेज लेस देन द पेरेंट एटम, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया जिससे साइज कम हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ गया भाई? प्रोटॉन उतने, इलेक्ट्रॉन इतने, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्जन कंपैरेटिवली कम हो गया। रिपल्जन कम हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज कम हो गया। क्लियर हो गया? यस बेटा। और जो एनायन का साइज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है वो हमेशा ज्यादा होता है पेरेंट एटम से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या हुआ? रिपल्जन बढ़ा।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, अट्रैक्शन रिपल्सन। अट्रैक्शन उतना का उतना है, रिपल्सन कंपैरेटिवली बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन कम हुआ जिससे साइज बढ़ गया। क्योंकि जब रिपल्सन होता है तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, यस बेटा। इसीलिए कभी भी अगर सेम एटम है तो उसके लिए ये ऑर्डर ध्यान रखना। क्या ऑर्डर है बेटा? दैट इज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर है बच्चे? सबसे जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम साइज होगा। तो सिंपल, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा। और कभी अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मिल जाए तो हम क्या करें मैम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किन्हें कहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब देंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं बेटा? सीरीज लिख दिया, स्पीसीज। जल्दी से बताओ बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जल्दी से। species having similar number of electron, वो species जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जल्दी से बताओ, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनके लिए क्या देखना है? सिंपल, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। और हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज हमारा होता है एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो जब जब आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए, वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सिंपल क्या देख लेना? जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसका साइज उतना कम। अब जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डर बता दो। ऑलरेडी ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन सबका एटॉमिक नंबर कितना कितना है। तो एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 के बाद फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7। लेकिन इन पे जितना जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 13 एटॉमिक नंबर है, प्लस 3 चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, प्लस 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 10। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन का सोडियम का 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर आ गया 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस होगा क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये आ गया 10। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, -2 चार्ज है, प्लस 2 किया 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, प्लस 3 चार्ज किया 10। तो ये सारी स्पीसीज कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोले तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और सिंपली डायरेक्टली लिखवा दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बोले तो एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा आयनिक साइज उतना कम। क्लियर? तो जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर आ जाना है? आंसर एकदम सही है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम साइज उतना ज्यादा, दैट इज द ऑर्डर। सिंपल। क्लियर है? अगर आज की क्लास में पूरा 100% ध्यान दोगे, कल रिवाइज करके आओगे तो कल केबीसी खेलेंगे, ठीक है? और सारे क्वेश्चन इससे हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आयनिक रेडियस। अब जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो हम प्रूव कर देते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ मेटल, बेटा आयनिक रेडियस ऑफ मेटल का मतलब क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि बात कर रहा है कैटायन की। क्लियर? आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल। एब्सोल्युटली राइट बेटा। क्यों? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो मेटल्स पे तो चार्ज पॉजिटिव होता है और नॉर्मल मेटल ऐसा होता है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि कैटायन का साइज पेरेंट एटम से कम होता है, राइट? एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इज लार्जर एज कंपेयर टू आयनिक रेडियस ऑफ मेटल। क्या ऊपर वाले दो स्टेटमेंट का मतलब एकदम सेम है? ऊपर वाले दो एलिमेंट का मतलब एकदम सेम है। थर्ड का देखो, आयनिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की जो आयनिक रेडियस होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में और उनपे चार्ज नेगेटिव आता है, यानी कि एनायन की बात कर रहा है। मान लो हमने क्लोरीन ले लिया,
इज लार्ज एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल। एटम की रेडियस मेटल की कैसी होती है? एटम एटम होता है, चार्ज चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा नॉन मेटल पे, तो उसका साइज ज्यादा होगा। अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, राइट? तो एकदम सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एकदम सेम है। एक बार पढ़ लो, कोई डाउट नहीं आएगा। जल्दी से पढ़ लो बेटा, जल्दी से पढ़ लो, ठीक है? एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो बेटा। आ गया समझ? बड़े आगे? यस बेटा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ लास्ट पॉइंट है बेटा बस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एटॉमिक रेडियस का। क्या लास्ट पॉइंट है बेटा? कि कोई भी मेटल है, कोई भी आयन है, जब हमारे पास किस फॉर्म में होता है? पानी के अंदर होता है। तो पानी के अंदर जब हमारे पास कोई भी एटम प्रेजेंट होता है तो एक्वस फॉर्म में होता है। और जब एक्वस फॉर्म में होता है तो जिसका साइज जितना छोटा होता है उसके पास वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा आ जाएंगे। जो सबसे ज्यादा छोटा साइज होगा उसको घेर के उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कवर करेंगे, और जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स उसको आके घेरेंगे उसका साइज अब उतना ज्यादा हो जाएगा। क्या? अब उसका साइज उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखना बच्चे ध्यान से, यहां तो कोई शक नहीं है। क्या शक नहीं है? कि भाई जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उल्टा कर दिया, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज, इसको हटा ही देते नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। ओहो, देखो बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइज कम होता है। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है? रिपल्जन बढ़ता है। रिपल्जन होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा, सेम चीज लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, कोई डाउट आए आप पूछ सकते हो। गैसियस फेज, जब वो गैसियस फेज में था तो उसमें कोई चेंज नहीं आता साइज में। वही गैसियस फेज में है तो ऑर्डर हमारे पास एटॉमिक रेडियस का क्या होगा? लीना की रब से फरियाद। देखो ध्यान से, जब ये गैसियस फेज में होता है, गैसियस फेज में इस पे चार्ज थोड़ी ना होता है, तो हमारे पास ऑर्डर ये का ये होता है। लेकिन जब ये किस फॉर्म में होता है बेटा? जब ये एक्वस फेज में होता है, जब ये एक्वस फेज में होता है बेटा, एक्वस फेज का मतलब क्या है? जब ये पानी के अंदर है। जब ये एक्वस फेज में होता है तो एक्वस फेज में होने की वजह से, एक्वस फेज में होने की वजह से जिसका सबसे छोटा साइज होता है उसको सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके घेर लेते हैं। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके घेर लेते हैं उसका साइज अब उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, बस 22 स्लाइड पढ़ी है, तो रोने की तो जरूरत नहीं है। कल का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आज अच्छे से रिवाइज करके आना। क्या क्या पढ़ के आना है बेटा कल की क्लास में? एटॉमिक रेडियस पढ़ के आना है, आयनिक रेडियस पढ़ के आना है, पुराना पूरा रिवाइज करके आना, पुराना पूरा रिवाइज करके आना बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट रिकॉर्डेड आता है लेक्चर तो बेटा मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कवर करवा दूंगी। और अगर हमारी लाइव क्लास हुई तो मैं आप लोगों के साथ केबीसी खेलूंगी, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करके आओगे? जल्दी से बताओ, अच्छे से रिवाइज करके आओगे कल की क्लास में? एक्सेप्शन याद करके आओगे? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। सारे लेक्चर जिस चीज में लगता है ना बेटा ये समझ नहीं आया उसको वापस देख लेना एक बार, वीडियो को, रिकॉर्डिंग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्लैपिंग्स फॉर यू, तुम लोगों ने 1 घंटा 40 मिनट तक बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन बच्चे पढ़ रहे थे उनकी बात कर रही हूँ, और जो बीच में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पानी पी रहे थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, ठीक है। मोबाइल चला रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये ध्यान रखना। उन्होंने धोखा अपने आप को दिया, किसी और को नहीं दिया। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।
चलो